हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित। अब भाई मैं हूं यहाँ पर और मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी नया है। तो समझ गए होंगे आप कि एक बार फिर यहाँ पर कुछ खास नया होने वाला है, क्योंकि अब समझ जाइए जब मैं कैमरे के सामने हूँ मतलब मेरे साथ कोई आने वाला है। अब बीते कुछ दिनों हमने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया के अंदर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कि भाई एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है। अब वो शॉर्ट फिल्म का पोस्टर तो आपने देख लिया। अब हमने सोचा पोस्टर से तो आपका मन भरा नहीं होगा, आप चाहते होगे कि कुछ और जानना, कुछ और देखना। तो हमने क्या किया भाई, जो ऊपर लिखा था ना संदीप के फिल्म्स, जिनकी फिल्म है छात्र संघ, हमने कहा उनसे ही बात करी जाए, पूछा जाए उनसे, जाना जाए कि एक्चुअल में क्या है ये फिल्म, क्योंकि ट्रेलर बड़ा शानदार है। मुझे सबसे अच्छी चीज ट्रेलर में लगी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जैसे कि आपने स्कैम 1992 का बैकग्राउंड म्यूजिक सुना ना, बड़ा कमाल का है, लोगों के दिलों में छाया हुआ है। ये जब आएगा ये भी छाएगा। अभी हम आपको पूरा ट्रेलर भी दिखाएंगे, अभी छोटी सी झलक, उसके बाद सर से बातचीत करते हैं। स्टूडेंट्स हैं, पूरे देश विदेश की बात करेंगे। दिस इज ग्लोबल इवेंट। ओके, तो छोटी सी झलक हमने आपको दे दी, लोगो आपने हमारा देख ही लिया कि हम है डिजिटल मीडिया पार्टनर। तो चलिए सीधे चलते हैं संदीप सर के पास। सर वेलकम टू रोज का डोज। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा, कैसे आपने अपने आप को एंटरटेन किया या लोगों को एंटरटेन किया, वो कैसा रहा? लॉकडाउन मेरे लिए थोड़ा सा जैसे और लोगों के लिए बीता, मेरे लिए भी बहुत दुखद रहा, क्योंकि हालांकि सृजनात्मक कार्य इसमें हमने लेखन बहुत किया, लेकिन हमारी जो 2-3 प्रोजेक्ट आने वाली थी, जो लॉकडाउन के कारण रुक गई, कि जो बड़े बजट की फिल्में थी और 2-3 डॉक्यूमेंट्री थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट था, तो वो चीजें रुक गई लॉकडाउन के कारण। अदरवाइज लेखन के माध्यम से और पठन पाठन के माध्यम से लॉकडाउन देखा जाए तो, और अपने स्वाध्याय के माध्यम के लिए लॉकडाउन मेरे लिए ठीक ठाक रहा। बिल्कुल। तो अब चलते हैं सीधे मूवी की तरफ, इवन शॉर्ट फिल्म की तरफ। तो आपसे जानना चाहेंगे ये छात्र संघ क्या है, क्या मैसेज देती है ये फिल्म? एक्चुअली छात्र संघ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से फिल्म एंड थिएटर में मास्टर कर रहा था, तो उस समय 6 साल के संघर्ष के बाद इलाहाबाद के विद्यार्थियों ने छात्र संघ का फिर से बहाली वहां किया गया था, क्योंकि छात्र संघ को वहां बैन कर दिया गया था किन्हीं कारणों से। तो उस समय जब मैं मास्टर फिल्म में ही मैं मास्टर कर रहा था, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा इवेंट है तो इसे शूट करना चाहिए, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरा कुछ प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो आज से 6 साल पहले 2014 में छात्र संघ वहां चुनाव जब होना शुरू हुआ, तो मैंने उस समय शूट किया, उसे शूट किया। तो मुझे लगा, जब फिल्म थोड़ी सी एडिट होके आई, तो मुझे लगा इसमें बहुत सारी कमियां हैं अभी, क्योंकि सिर्फ इलाहाबाद के सापेक्ष में उस चीजों को दिखाया गया था। फिर जब जो भी दिल्ली में घटनाएं घटती थी जब भी, तो मैं मुंबई से लेके, तब तक मेरा कंप्लीट हो गया 2016 में। फिर मैं एक बार कैमरा लेके दिल्ली गया, जो सारी घटनाएं 2016-17 में घटी उसको मैं शूट में, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था या कोई घटना घटती थी छात्र संघ से रिलेटेड, उसे मैं दिल्ली जाके शूट करता था। फाइनली 2019 में फिर मैंने जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने कवर किया, वहां के लोगों का इंटरव्यू किया, और उसके बाद जब उस फिल्म को एडिट किया गया, हमारे फिल्म के एडिटर हैं गयासुद्दीन अहमद खान, जो हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में वो अभी पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब ये फिल्म को जब एडिट किया और देखा कि तमाम चीजें इसमें कैसी जा रही है, तो वो जाके तब फिल्म एक अच्छी निकली। और ये डॉक्यूमेंट्री मेरा मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था, कि मैं दिखाना चाहता था लोगों को कि छात्र संघ का इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पे, छात्र संघ का इम्पैक्ट छात्रों के जीवन पे, और छात्र संघ का लाभ और हानि क्या होता है, ये मैं फिल्म में आप देख सकते हैं। नहीं, ट्रेलर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। जो वहां पे जो स्पीचेस दी गई हैं, वो क्या मैं जानना चाहूंगा, क्या वो एक्टर्स हैं या फिर वो ओरिजिनल शूट्स आपने लिए? क्योंकि कुछ शूट्स तो ओरिजिनल हैं जो तक नजर आ रहे हैं, जहाँ पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, सायरन बज रहे हैं, पानी फेंका जा रहा है, वो ओरिजिनल है। बट जो वो
स्टार्टिंग में जो लोग भाषण दे रहे हैं वो ओरिजिनल है या वो जो है वो ड्रामेटिक, मतलब आपकी स्क्रिप्ट है या फिर लोग हैं एक्टर्स? नहीं नहीं, वो उस फिल्म में जितने शॉट आप देख रहे हैं वो सारे ओरिजिनल हैं। ओके। वो एक्चुअली छात्र संघ का क्या होता है, चुनाव के वक्त हर विश्वविद्यालय में, मैंने इलाहाबाद और जेएनयू की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, वहां पे प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रेसिडेंट आके अपने अपने मुद्दे रखते हैं। तो आपने जितने वहां पे आपने देखा होगा वो सारे मुद्दे वहां रखे जा रहे हैं, वहां देश विदेश की चर्चाएं हो रही है, वहां साक्षात्कार लिया जा रहा है, बाकायदा मैंने पर्सनली सबसे मिलकर साक्षात्कार लिया और आप देखेंगे कि लोग भाषण दे रहे हैं, लोग हजारों की संख्या में हैं उसमें, वो सारे एक्चुअल होते हैं। वैसे एक एमपी एमएलए के चुनाव में जितना आज भीड़ आप नहीं देखेंगे, उससे ज्यादा आप जोश खरोश आप छात्र संघ के चुनाव में देख सकते हैं। जी। तो वो सारे चीज जो है सब उस ओरिजिनल है। जी 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 जी। इस फिल्म, ये एक पॉलिटिक्स फिल्म है, मैं खुद पॉलिटिक्स लिखता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। कोई डर अंदर से कि यार हम ये बना रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल बंदा जिसको ठेस लग जाए या कुछ ऐसा कुछ मन में कभी विचार आया? नहीं नहीं, कभी विचार नहीं आया, क्योंकि जब इलाहाबाद में मैं शूट कर रहा था तो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था। तो हालांकि इलाहाबाद में शूट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे छात्र संघ की चुनाव में बंदूक गोलियां आपने देखा होगा चल जाती हैं अधिकतर। तो हाँ, तो वो तमाम चीजें जब मैं शूट कर रहा तो मुझे कोई किसी चीज का डर भय नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। जब आप अपना होमवर्क अच्छा से आप करके जाते हैं तो आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। और आप, क्योंकि मैं एक्चुअल चीजें मैं जिससे जाता था, अभी फिलहाल अभी मैं जेएनयू में गया तो सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छा कुछ अच्छा चीज बन के आने वाला है, तो किसी से मुझे डर नहीं लगा, नहीं मुझे लगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम हो सकती है मुझे भविष्य में। मैंने जो मैं चाहता था वो मैंने बनाया। जी। थोड़ा सा हमें अगर स्टोरी बता पाए कि क्या एग्जैक्टली, बहुत मोटा मोटा, हमें स्पॉइलर नहीं देने, बट फिर भी थोड़ा सा अगर जानने को मिल जाए, थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए लोगों की कि स्टोरी में क्या है। वैसे तो नजर आ रहा है पॉलिटिक्स है, यूथ पॉलिटिक्स है, बट फिर भी कुछ अगर है तो बताएं। एक्चुअली छात्र संघ, ये मेरा टाइटल ही पूरे फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री को बयां करता है। मेरा मोटिव था कि छात्र संघ का भारतीय राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, छात्र संघ का महत्व क्या है, छात्र संघ इन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने बहुत चीजें विजुअल के माध्यम से दिखाया, क्योंकि नैरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छात्र संघ उन्हीं के लिए है जो एमए एमफिल पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएशन के ऊपर के ही बच्चे, तो उनका एक सेंस हो जाता है, तो उन्हें हर चीज परोसने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिनेमेटिक फुटेज की तहत मैंने सारे उन लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि इसकी कमियां क्या है, इसके अच्छाई क्या है और इसका कितना बेनिफिट है। ये टोटल आपको फिल्म में दिखेगा, छात्रों का संघर्ष दिखेगा कि छात्रों का संघर्ष, छात्र जो है वो सबसे बड़े, मतलब वो किसी से डरते नहीं। आप देख सकते हैं कि छात्र जब चुनाव होता है या वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो अपने मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं, वो अपने अधिकारों की राजनीति करते हैं। तो वो चीजें तमाम इन छात्र संघ में आप देख सकते हैं कि एक छात्र का प्रॉब्लम क्या है, एक छात्र राजनीति में बेनिफिट्स क्या है, वो सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। ओके। एक और मन में सवाल है कि जैसे आपने जो मुद्दा उठाया छात्र संघ, अगर मैं पिछले 10 साल में देखूं, मैंने ऐसी ना कोई डॉक्यूमेंट्री सुनी है ना शॉर्ट फिल्म सुनी है। हाँ, बड़े पैमाने में एक राजनीति फिल्म आई थी जो कि कोर थी और एक सत्याग्रह शायद आई थी, मगर ऐसा नहीं देखने को। तो क्या लगता है कि छात्र संघ गायब सा हो गया था, जैसे आपने वापस से जगाने की कोशिश की है, ऐसा कुछ सीन है? एक्चुअली मैंने कहा जैसे कि मैंने इलाहाबाद मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से रिसर्च किया, फिर मैंने जेएनयू में बहुत टाइम बिताया, डीयू में हमेशा आना जाना लगा रहता था। तो मुझे लगा कि छात्र की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, छात्र, अभी तक इन पे एक फिल्म आई थी, तिग्मांशु सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, हासिल, जो छात्र राजनीति पे थी। तो वो, और जो आपने राजनीति की बात की जो प्रकाश झा द्वारा निर्मित है, उसमें मतलब उसमें राजनीति दूसरे पर्सपेक्टिव में दिखाया गया, छात्रों के संदर्भ में उसको चीजों को नहीं दिखाया गया है। लेकिन हासिल में बहुत चीजें छात्रों के संदर्भ में दिखाया कि छात्र राजनीति क्या होती है, उनकी दबंगई क्या होती है। तो आप फिल्म में देखेंगे कि
इसके संदर्भ में, क्योंकि मैंने इस पे एक फिल्म लिखी है जो फिक्शन फिल्म है, जिसमें बड़े स्टार कास्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड है कि हम लोग फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। हम लोग स्ट्रगल करके धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो हमें अगर 20 करोड़ की या 10 करोड़ की फिल्म बनानी है, तो उसके पहले हमें इतना रिसर्च करना पड़ेगा 20 करोड़ किसी से लेने के लिए, कि उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा। तो समझिए कि एक तरीके से ये मेरा होमवर्क भी हो गया, और साथ में वो फिल्म का एक प्लेटफॉर्म भी मैंने तैयार किया कि देखो क्योंकि मैंने जो एक्चुअल चीजें देखी हैं छात्र राजनीति में, वो तमाम चीजें तो इसमें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ सिनेमेटिक लिबर्टी नहीं है, यहाँ एक्टर्स नहीं है। वहाँ जो चीजें हो रही हैं उसको मैंने एटीट्यूड शूट किया है, लेकिन सिनेमा में हम तमाम सिनेमेटिक चीज दिखा सकते हैं। तो ये समझिए कि एक मेरे रिसर्च वर्क के साथ साथ एक लोगों को बताना कि इस तरह की फिल्म मैं लेके आने वाला हूं, जिससे जनता प्रिपेयर हो जाए। और इन मुद्दों पे, अभी छात्र संघ के मुद्दों पे उस तरह से बेस और रूट लेवल की फिल्में नहीं बनी है। ये लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें जितने छात्र हैं, तीन यूनिवर्सिटी को मैंने कवर किया, उनको लगेगी, सबकी लगेगी कि ये मेरी अपनी फिल्म है। और ट्रेलर देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे फेसबुक अकाउंट में ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि बहुत कम मैं यूज करता हूँ, लेकिन अभी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि कम से कम 60-70 लोगों का फोन आया जो मुझे नहीं जानते हैं कि अरे संदीप, आपने बहुत अच्छा ट्रेलर बनाया है, फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे ऐसे पुराने लोग जो छात्र संघ से, अभी कोई एसपी हो चुका है, कोई कहीं, क्योंकि इलाहाबाद के लोग तो अधिकतर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों का फोन आया कि मैंने आपका ट्रेलर देखा है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको कॉपी करके फॉरवर्ड किया, बहुत जगह ये गई है, और कम से कम हजारों हजार लोगों ने इसे देखा है अभी। मतलब कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने सिंपल अपने फेसबुक पे डाला। तो सोचिए कि इसका कोई प्रमोशन, मतलब 1 रुपया मैंने बजट पे प्रमोशन पे मैंने नहीं किया था, फिर भी ट्रेलर देखने के बाद इतने लोगों का फोन आया, क्योंकि उनको लगती है कि ये हमारी आवाज है, ये हमारी बात संदीप ने अपने तरीके से कही। क्योंकि हर लोगों के दिल में ये कहीं ना कहीं बात थी कि हमारे मुद्दों को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। तो ये फिल्म आई है, अब ये 1-1.5 साल तक फिल्म फेस्टिवल में चलेगी पूरा, मतलब इंडिया के बाहर भी। देखिए क्या होता है आगे। जी, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा, आपको भी बताऊं, संदीप सर को भी बताऊं, कि यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तुरंत हमारे जो को फाउंडर है सक्षम जी को फोन मिला, मैंने कहा ट्रेलर बड़ा गजब का है, इस पे तो इंटरव्यू बनता है, बहुत जल्दी बनता है। तो हमने बहुत जल्दी प्लान किया है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये लेकर आए हैं। एक अब चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका आइडियल कौन रहा इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और अपनी एक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, यहाँ तक कि तो लोगों को पता लगे। एक्चुअली बचपन से ही, जब से मतलब मैंने होश संभाला, मतलब एक होता है कि जब आदमी होश संभालता है, तो मैं फिल्मों से बहुत प्रभावित रहता था कि मिथुन चक्रवर्ती हवा में उड़ के ऊपर चले गए, फिर फोल्ड होते होते घोड़े पे जाके बैठ गए। तो वो चीजें फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे था कि मुझे जाना तो इसी फील्ड में है, मैंने शुरू से ही। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरी मास्टर डिग्री जो फिल्म थी, हम लोगों को एक फिल्म बना के जमा करना होता था 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में। जो मैंने 8 क्लास में स्टोरी लिखी थी, वो मैंने मास्टर डिग्री फिल्म बनाई। और मैंने उस समय डिसाइड कर लिया था 8 स्टैंडर्ड में जब मैं था कि इसको फिल्म मैं जरूर बनाऊंगा, और उस फिल्म को मेरी मास्टर डिग्री फिल्म मैंने बनाई अपनी। तो फिल्म से मेरा बहुत, मतलब मुझे लगता था कि यार मैं जो भी करूंगा इसी फील्ड में करूंगा, स्पॉट बॉय से लेके या डायरेक्टर तक। जो भी, अगर मैंने अपने घर में एक डायलॉग बोलता था कि मैं झुनझुना बजाऊंगा लेकिन इसी फील्ड में जाऊंगा। आप लोगों को जो करना, हालांकि मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, दीदी पीसीएस, भैया मेरे टीसीएस में इंजीनियर हैं, और अभी वो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं साथ में। एक भाई मेरा टीचर है, एक चाचा जी लोग डॉक्टर हैं, सब सेटल्ड हैं। लेकिन मैं ही एक था कि नहीं, मैं कहता था मैं जब भी जाऊंगा तो इसी फील्ड में जाऊंगा। तो बचपन से डांस करता था अपने शहर में, रामलीलाओं में पार्ट करता था। धीरे धीरे करते करते, तो कहा जाता है ना, शाहरुख खान का फिल्म का डायलॉग है कि अगर आपने किसी चीज को सच्चे दिल से चाहा है तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो मैं बहुत छोटे से गाँव से, छपरा से मैं हूँ, बिहार छपरा से। तो वहां से मैं डांस करता रहा, लेकिन वही ईश्वर की नेमत है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्म एंड थिएटर, उसी दौरान मेरा डांस के रॉकस्टार में सिलेक्शन भी हुआ था, जो किन्हीं कारणों से चैनल बंद हो गया, जो बाद में नहीं आ पाया। एनडीटीवी इमेजिन पे आने वाला था। उसके बाद फिर इलाहाबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ। जब वहां गया तो फिर वर्ल्ड सिनेमा से मेरा मुलाकात हुई, वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला सिनेमा एक्चुअल है क्या। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्शन की पढ़ाई की, सिनेमेटोग्राफी की पढ़ाई की, सब चीजें जो बेसिक है। तो हालांकि मेरा बचपन से मन था, दिल था, आत्मा था कि जब भी करना है फील्ड में ही जाना है। इसके अलावा मैंने कोई ना सपना देखा, ना ही मैंने कुछ सोचा कभी। और वही रास्ता धीरे धीरे इलाहाबाद से फिर वर्धा से रिसर्च करने के बाद फिर मुंबई,
मुंबई आया, यहाँ पे अपने जो मेरे टीचर्स थे उन लोगों से मिला मैं जाके। उन लोगों ने मैंने एक किताब लिखी थी उस दौरान, तो फिर अपने टीचर से मिला, तो टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं कंचन घोष उनका नाम है सर से, कंचन घोष ने मुझे रिकमेंड किया अपने एक मित्र के पास। मैं उनके पास रविंद्र गौतम जी सर और उनकी वाइफ अंजुम रविंद्र गौतम मैम के पास मैं गया मिलने के लिए। तो उनका उस समय एक प्रोजेक्ट चल रहा था स्टार प्लस पे, मेरी दुर्गा 6:30 में एवरीडे आता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक आके देखिए कि कैसा आप काम आपको लगता है, आप करना चाहते हैं कि आपके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं शुरू से वही करना चाह रहा था। मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कंटिन्यू 1 साल 8-9 महीने 10 महीने मैंने मेरी दुर्गा कंटिन्यू किया सीरियल। उसके बाद जब सीरियल खत्म हुआ, फिर इस तरह मेरी जर्नी धीरे धीरे शुरू हुई। तो ये थी जर्नी, बट एक कहते हैं ना जर्नी में एक कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ स्ट्रगल होता है। तो क्या स्ट्रगल आप देखते हैं, क्या आप देख कर आए हैं, और क्या लगता है आगे स्ट्रगल आपको करने पड़ेंगे, वो चीजें जानना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रगल तो हर फील्ड में है। आप कहीं किसी फील्ड में जा रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, स्ट्रगल आपको अपने हिस्से के स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आपको डिपेंड करता है कि स्ट्रगल से आप, हालांकि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरी बहन ने, मेरे माता पिता ने, मेरे चाचा चाचियों ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे मोहल्ले के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मतलब हर दोस्त मेरे। अभी ट्रेलर देखने के बाद एक मेरे दोस्त हैं अनिकेत जी, यंत्रम चलाते हैं, अनिकेत जी का फोन आया, बोले कि आप कुछ भी अच्छा करें, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो एक पूरे शहर का मेरे ऊपर नजर रहता है कि नहीं ये अच्छा कर रहा है। तो मुंबई का एक अपना स्ट्रगल है। आप कहीं से पढ़ के आए, लंदन से, अमेरिका से, मुंबई का एक अपना स्ट्रगल है, उसे हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो कोई हो, किसी का बेटा हो कि पुत्र हो, उसको अपने अनुसार अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं इलाहाबाद में मुझे ऐसे ऐसे गुरु मिले सिनेमा पढ़ने के दौरान। कंचन घोष सर हो गए, अखिलेश दास सर सिनेमाटोग्राफी उन्होंने पढ़ाया, अभय तिवारी सर हो गए, अशोक मिश्रा सर ने जो नेशनल अवार्ड राइटर विनर है, उन्होंने हम लोगों को राइटिंग पढ़ाई, कंचन सर ने डॉक्यूमेंट्री पढ़ाई। तो बहुत ऐसे टीचर्स आए, विदु खरेदास मैम ने पढ़ाया, प्रोफेसर सचिन तिवारी ने हम लोगों को वर्ल्ड थिएटर पढ़ाया, बहुत लोग, राज विसारिया सर ने पढ़ाया, बहुत लोगों ने पढ़ाया और सिनेमा का एक दृष्टिकोण दिया। तो मुझे लगता था कि मैं एक इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूं, मुझे सिनेमा की समझ है, सिनेमा में जानता हूं, तो मेरा बेस मजबूत था। तो मुझे अपने आप पे, क्योंकि मैंने अपने क्राफ्ट पे काम किया था, तो मुझे था कि मुझे काम मिल जाएगा, मैं औरों की तरह थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और गुरुओं का आशीर्वाद रहा, और हमेशा आज भी सारे गुरु मेरे पे इतना यकीन करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ तुम बहुत अच्छा करोगे भविष्य में, क्योंकि उनके बताए हुए तमाम चीजों को मैं आज भी एडमायर करता हूँ। और आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, मैं अपने किसी गुरु को कभी भी फोन कर देता हूँ, वो कभी मना नहीं करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा, बाकी गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से सब चीज अच्छा से निकल गया स्ट्रगल। जी, तो आप मुंबई भी होके आए हैं, मुंबई देख के भी आए हैं, तो अब मन में एक विचार होगा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट करने का, तो उसके बारे में बताएं। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे आप करना चाहते हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे कहीं भी हो, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो अभी मेरा फिलहाल अभी 2 डॉक्यूमेंट्री मैं करना चाह रहा हूँ। एक 16 संस्कार पे, जो हिंदू धर्म का जो 16 संस्कार है, गर्भधारण संस्कार से लेके दाह संस्कार, क्योंकि ऐसे स्वर्ग लोक में हजारों लाखों शुद्ध आत्माएं हैं जो धरती पे आना चाहती हैं, लेकिन उस तरह का शुद्ध गर्भ उन्हें नहीं मिल पा रहा है जहां वो आ पाए। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रिसर्च है। और उस किस तरह गर्भधारण संस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बीजारोपण, जिस तरह का बीज डालते हैं उसी तरह का वृक्ष निकलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट गर्भधारण संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा अभिमन्यु वो गर्भ में ही सीख जाता है, चक्रव्यूह को अर्जुन का पुत्र। तो गर्भधारण संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, गर्भधारण से लेकर दाह संस्कार तक। उसके बाद अभी मन की बात में प्रधानमंत्री साहब ने कहा था, मोदी जी ने कहा था वैदिक गणित, तो वैदिक गणित की महत्ता के विषय में बनाना चाहता हूँ। और तीसरी रामचरितमानस पे एक डॉक्यूमेंट्री में बनाना चाहता हूँ। ये तो मेरी डॉक्यूमेंट्री सेक्शन होगी। फिक्शन में मुझे एक छात्र संघ नाम से ही मुझे फिल्म बनानी है, जो एक्चुअल क्या होता है छात्र संघ की राजनीति, वो जिसमें मैं सिनेमेटिक लिबर्टी लेके बहुत चीजें कहना चाहता हूँ।
जो कह सकता हूँ, वो एक है। और इसके अलावा और भी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो भविष्य में मैं करने वाला हूँ। ये अब फिलहाल अभी 3 ये है, उसके बाद वो है, और 1-2 वेब सीरीज पे भी बातचीत मेरी चल रही है अगले प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने लिखी है पर्सनली। जी। तो एक केस से बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये जो आपने टॉपिक्स लिए थोड़े से हर किसी के समझ में आने वाले नहीं है। तो क्या केवल एक खास वर्ग के लिए सिनेमा बनाने का आपका उद्देश्य है, या एक मास को लेके चलने की भी आपकी इच्छा है कि नहीं? तो कुछ जैसे कि बॉलीवुड में कमर्शियल फिल्में होती हैं, रोमांस, कॉमेडी, उस पर आपका ध्यान नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए ये जो मुझे लगता है कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, विजुअल का माध्यम, कि जो इंसान के मन मस्तिष्क पे तुरंत असर करता है। तो मैं सामाजिक एक प्राणी हूँ और समाज के प्रति मेरा दायित्व है। समाज ने मुझे बहुत चीज दिया है, तो समाज के प्रति मेरा दायित्व है। तो मुझे समाज को क्या लौटा के मैं दे रहा हूँ। मेरी जो पुस्तक भी आई, पारंपरिक नृत्य और सिनेमा, उसमें मैंने सिनेमा के डांस के इतिहास को मैंने लिखा है कि डांस पृथ्वी पे कैसे है। तो मेरा एक समाज के प्रति जो दायित्व है, उस दायित्व को भी मुझे नहीं भूल सकता हूँ। क्योंकि अगर एक बच्चा अगर अच्छा हो जाता है तो आने वाली सारी पीढ़ियां अच्छी हो जाती है। तो मेरा कहीं ना कहीं वो रिसर्च करने का, वो पढ़ने का, अगर समाज को मैं दे के नहीं जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं समाज से गद्दारी करूंगा, नाइंसाफी करूंगा। तो ये एक पार्ट है, क्योंकि 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी का भी अगर मैंने मन बदल दिया, कुछ नहीं करना है उसमें। गर्भधारण में सिर्फ आपको 1 महीने की चीजें, सब 2 महीने की चीजें फॉलो करनी। उसके बाद सोचिए कि आप जिस तरह की पुत्र पुत्री का कामना करते हैं, उस तरह का संतान आपके घर पे आ जाएगा। अगर आ गया तो आपको कोई जरूरत नहीं a+b² पढ़ाने के लिए, वो खुद पढ़ जाएगा। उसके पीछे भागने ही की। तो हम एक कहा जाता है ना कि जड़ में पानी देना, तो मैं जड़ में पानी देने के काम कर रहा हूँ कि एक बार वो अगर बेस मजबूत हो गया, बेस चीजें लोग समझ गए, ऑटोमेटिक। रामचरितमानस में मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ? क्योंकि रामचरितमानस का एक अलग ही ऑरा है, उसके विषय में लोग जानते ही नहीं है, इसीलिए लगता है कि आउटडेटेड चीज है। जो एक बार पढ़ लेगा, जान ले, तो मैं आखिर ये दायित्व किसका है बताने का? एक फिल्म मेकर का, एक लेखक का, एक राइटर का, एक साहित्यकार का। तो मैंने ये जिम्मा उठाई। हालांकि मैंने फिक्शन फिल्में लिखी हैं और डॉक्यूमेंट, मैंने अभी वेब सीरीज जो लिखी है एकदम बोल्ड कंटेंट की वेब सीरीज है। तो बोल्ड कंटेंट से मैं पैसे कमा लेता हूँ और अपनी अंदर की जो सामाजिक और अपने अंदर के जो कलाकार हैं उनको जीवित रखने के लिए और समाज के प्रति जो मेरा दायित्व है उसको निभाने के लिए मैं इस तरह की भी फिल्में बनाता हूँ। जी 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 जी। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे हर एक जो डायरेक्टर होता है उसके मन में होता है कि इस एक्टर के साथ फिल्म बनानी है, इस हीरोइन के साथ फिल्म बनानी है, ऐसा कुछ दिमाग में आपके, या इस राइटर के साथ का बैठ के काम लिखना है, ऐसा कुछ? हाँ, मुझे विचार है कि मैं मनोज वाजपेयी के साथ मैं काम करूं। मेरा मतलब बहुत मन है। अभी फिलहाल जो मैं सोच रहा हूं विकी कौशल या राजकुमार राव जी के साथ जो मैं स्क्रिप्ट पे सोच रहा हूं, जो मैंने बताया आपको, उस पे मुझे लगता है कि ये दोनों उस रोल को बहुत अच्छा से निभा पाएंगे। तो इन लोगों के साथ, जो नई पीढ़ी है, उन लोगों के साथ मैं फिलहाल एंड ऑफ द डे सबकी इच्छा होती है द लेजेंड के साथ काम करने के लिए। तो अमिताभ बच्चन तो सर्वोपरि हैं, उनके विषय में ना कहना और उनके विषय में ना सोचना कि सब जितने डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस सब चाहते हैं कि एक बार उनके साथ काम किया जाए। तो मेरी भी एक इच्छा है कि उनके साथ जीवन में अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो उनके साथ भी एक मैं फिल्म जरूर करूंगा। चलिए, इसी बात पे थोड़ा सा मैं भी अपने बारे में बात कर लेता हूँ। सर, मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, शॉर्ट फिल्म। सर, मुझे काम मिलेगा? जी, अरे क्यों नहीं। अरे देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा ही जो है कि कम स्ट्रगल करना पड़ता है राइटरों को। मेरा अपना दृष्टिकोण है कि अगर आप किसी दुनिया के किसी कोने में हैं, आप राइटर एसोसिएशन का मेंबरशिप ले लीजिए, आप कहीं हैं, इंटरनेट से अपनी फिल्म को रजिस्टर्ड कराइए, वहां बैठ के एक एक पन्ने का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जिसको चाहते हैं आजकल इंटरनेट के माध्यम से हर प्रोडक्शन हाउस का मेल आईडी आपको उपलब्ध है, आप उनको मेल कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो बहुत आजकल कंपटीशन होते हैं जो आमिर खान कराते हैं, स्टोरी टेलिंग सिनेस्तान का, उस पर आप भेज सकते हैं अपनी स्टोरी। तो वहाँ अच्छा खासा प्राइस भी है और आप सिलेक्ट हो गए तो आपको पैसे भी है। तो राइटिंग में मुझे लगता है कि संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप जहां हैं वहां से आप राइटिंग कर सकते हैं, उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है किसी को। बाकी और किसी डायरेक्शन के लिए, एक्टिंग के लिए, कैमरे के लिए, हर चीज के लिए मुंबई आने की जरूरत है। लेकिन राइटिंग एक ऐसा है कि वो कहीं भी आप जाके उसको कर सकते हैं और एसोसिएशन ने अब इंटरनेट पे आपको हर सुविधा दे दी है, तो स्क्रिप्ट चोरी होने की संभावनाएं भी नहीं है।
एकदम आपका स्वागत है इस फील्ड में। बिल्कुल। जी, मैं आपको अपनी शॉर्ट फिल्म भेजूंगा और उम्मीद है मेरी वो लिखी हुई शॉर्ट फिल्म शायद आप बनाएंगे। 12-13 मिनट की कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जब आ जाएगी तो आप लोग देखेंगे, जी जी नहीं आएगी जरूर। तो कोई बात नहीं, फिर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूवी की वापस। तो मूवी में जो लोग आपने लिए हैं उनके उनके बारे में बताइए क्या, क्योंकि लोगों को उनको भी जानने की क्यूरियोसिटी होगी। तो रोल्स के बारे में बताइए और कौन कौन निभा रहा है, क्या कहाँ से उनका स्ट्रगल है। नहीं एक्चुअली जो ये फिल्म नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसमें जितने लोग हैं सब जेएनयू के विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और डीयू के विद्यार्थी हैं। वो वहां वो घटनाएं घट रही थी जिसको मैंने शूट किया है। तो वो कोई एक्टर्स नहीं है उसमें, वो कोई जितने उसमें पात्र आप देख रहे हैं, कन्हैया कुमार एक्टर नहीं है। आप उसमें जितने लोग देख रहे हैं, सालू जी हैं, वो एक्टर नहीं है। जो प्रोफेसर इंटरव्यू दिए हैं वो एक्टर नहीं है। उनसे मैंने मुद्दों पे बात की, उन्होंने इंटरव्यू दिया। निरंजन से उसमें नहीं है, घोष सर वो एक्टर नहीं है। तो वो मतलब दे आर मतलब वहां परफॉर्म कर रहे हैं, उनका वहां कंपेनिंग चल रहा है, वो वहां स्पीच दे रहे हैं जिसको मैंने शूट किया और फिर मैंने एडिटिंग पे उसे एडिट किया। दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, नॉट अ फिक्शन फिल्म। नहीं, वो मुझे समझ में आ गया। जी जी, अच्छी बात है। और ये ऐसी फिल्म है जैसे कि सचिन तेंदुलकर हम लोगों ने देखी थी टीवी पे। मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई, बट ये ओरिजिनल है और जी। तो सर बात कर लेते हैं आपसे थोड़े से मूवीज वगैरह के बारे में। आपकी कोई फेवरेट मूवी हो जो आप लोगों ने देखी, आपने देखी हो, या कोई वेब सीरीज हो जो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहें, आप लोग भी देखें, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे वर्ल्ड सिनेमा में अकीरा कुरोसावा की रोशोमन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अद्भुत वो फिल्म लगती है। वर्ल्ड सिनेमा की मैं बात करता हूँ, बाइसिकल थिप मुझे बहुत पसंद है। और मुझे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में उसी दौरान एक डायरेक्टर हुआ करते थे, सत्यजीत रे की पथेर पंचाली बहुत पसंद है मुझे। कागज का फूल आप देख सकते हैं। मतलब इस तरह की जितनी फिल्में हैं कि वो एक आपको दृष्टि देती है। और आप जैसे एक पाकिस्तानी मूल की फिल्म थी बोल, वो मुझे अच्छी लगी थी। खुदा के लिए अच्छी लगी थी कि जिस डायरेक्टर ने बनाया था उस डायरेक्टर बैन हो गया पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान छोड़ के उसे जाना पड़ा क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा थी वहां के चीजों को लेके। हिंदुस्तान की बहुत ऐसी फिल्में, गुरुदत्त साहब की, सत्यजीत रे साहब की, ऋत्विक घटक साहब की, इन लोगों की फिल्में मुझे बहुत, मैं तो हम लोगों ने यही फिल्म देख के फिल्म स्कूल में हम लोगों को एप्रिसिएशन और फिल्म स्कूल में हम लोगों ने काम किया। हालांकि कमर्शियल फिल्में भी मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह की फिल्में आती हैं, जैसे लगान हो गई, 3 इडियट्स हो गई, तारे जमी पे हो गई, ये तमाम चीजें मुझे मेरी फेवरेट फिल्म्स है। बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मातृभूमि हो गई। तो अभी जैसा एक फिल्म आई थी, प्रकाश झा की फिल्म थी, शिक्षा पे आधारित थी, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। वेब सीरीज अभी मैं वेब सीरीज रक्तांचल मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। और टाइम नहीं मिल पाता है ज्यादा वेब सीरीज देखने का। सेक्रेट गेम पहला मैंने देखा था, मिर्जापुर 1 देखा था, अभी 2 मैं नहीं देख पाया हूँ क्योंकि अभी कुछ मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। देखिए, कोई चीजें बुरी नहीं है, कोई चीजें अच्छी नहीं है। वो हर लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से क्या चीज देखना वो ढूंढ लेते हैं। अध्यात्म पे भी आप जाके देखेंगे तो उस पर भी मिलियंस व्यू हैं, और इस तरह की चीजों पे आप मिलियंस व्यू हैं। तो लोग जिस तरह की चीजें चाहते हैं वो देख लेते हैं। ओके, एक मन में मेरे सवाल है, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में जो फिल्में फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं या बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस में जाती हैं दिखाने के लिए, उनका एक उनको वो जो मास में आती हैं या थिएटर में आती हैं या टीवी में, उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता जो बाकी फिल्मों को मिलता है। क्या समझते हैं इसके पीछे कारण क्या? लोगों की समझ में कमी है कि दिखाने वाले की सोच में कमी है? क्या कहेंगे उस पर? नहीं, दिखाने वाले की सोच की में कमी नहीं है। एक्चुअली जब फिल्म सिनेमा हॉल में हम अगर जाते हैं देखने के लिए तो मिनिमम 300, 200, 500 तक टिकट होते हैं। तो लोग जो 500 पे करते हैं उन्हें गाना, क्योंकि हिंदुस्तान के रग रग में गीत है, संगीत है, नृत्य है, गायन है, एक्शन है, ड्रामा, तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे जो भी जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए सिनेमा हॉल में, जो पैसे देते हैं, टाइम देते हैं, तो चाहते हैं रिलैक्स हो जाए, मुझे दिमाग ना लगाना पड़े किसी चीज में। तो वो इसलिए वहां जाते हैं, तो वो चाहते हैं एकदम हम रिलैक्स, मुझे उनको, क्योंकि उनके जीवन में खुद इतने मुद्दे हैं जिनसे वो डेली संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करके वो जा रहे हैं देखने, वो भी किसी का संघर्ष। तो फिर उनको हर चीज वो पैकेज चाहिए 2.5 घंटे में। उनको रोमांस भी चाहिए, डांस भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, संघर्ष भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो इसलिए
कमर्शियल फिल्में जो होती हैं वो जितने फिल्में आती हैं आप देखिएगा उसमें 2-4 गाने अच्छे होते हैं, विदेशी लोकेशन होता है, तो उस तरह का उसमें इनपुट दिया जाता है। हम और आम सामान्य लोग चाह के भी लंदन नहीं जा सकते। कितने लोग लंदन अमेरिका जाते हैं? बहुत कम लोग, लेकिन उसी माध्यम से वो एंजॉय कर लेते हैं उन चीजों को। तो इसीलिए वो फिल्में ज्यादा चलती हैं, और जो फिल्म फेस्टिवल में फिल्में चलती हैं वो यथार्थवादी सिनेमा होती हैं, यथार्थ से जुड़ी। अब आप ही को मैं कहूं कि इसमें बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, ये नहीं है, कोई एक्टर नहीं है, तो आप अपने पसंदीदा एक्टर को देखने जाते हैं। तो उसमें कोई एक्टर नहीं है तो आप खुद 200 रुपए का टिकट आप नहीं कराएंगे, अरे यार रहने दो, उसको टीवी पे आएगा तो देख लेंगे। तो ये लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है कि ये चीजें हम बाद में देख लेंगे, कोई इसका ये इशू नहीं है। लेकिन देखा जाए तो वही फिल्में अगर लॉन्ग टर्म की बात किया जाए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म में अगर 100 साल बाद की बात की जाएगी तो 100 साल बाद आपको अकीरा कुरोसावा की फिल्में, सत्यजीत रे की फिल्में, कागज के फूल वगैरह तमाम फिल्में हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये और जो कमर्शियल फिल्में हैं इनका बस एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक के बाद इनकी स्थिति खत्म हो जाती है। वो भी जानते हैं कि बस मैक्सिमम 1 महीना, उसके बाद जो फिल्म को बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन ये सब तमाम जो फिल्में मैंने यथार्थवादी फिल्में हैं वो हमेशा युगांतर तक उस फिल्म की एक महत्ता रहेगी और बनी रहेगी। थोड़ी सी स्टोरी पे बात करते हैं। आपको किस तरह की स्टोरीज पसंद है लिखना, या आप दिखाना पसंद करते हैं, या पढ़ना पसंद करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म जो है स्टोरी पर बेस है, और जब तक स्टोरी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक फिल्म स्ट्रांग नहीं हो सकती। वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, डायरेक्शन, एक्शन, कैमरा, सिनेमाटोग्राफर, बट मेनली मेरा खुद का जो है शौक है वो राइटिंग है। तो और आप भी लिखते आए हैं, तो किस तरह की स्टोरीज आप देखना पसंद करते हैं, दिखाना पसंद करते हैं, इस पर थोड़ी सी बताएं। देखिए, मैं हर तरीके का स्टोरी पढ़ता हूँ, और जो मेरे जिस मन स्थिति में मैं जब होता हूँ, मैंने जो मेरे यहाँ अभी यहाँ किताब का सेल्फ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं जाता हूँ, किताबें निकालता हूँ। पढ़ने का मुझे हमेशा से रहा, जब से मैं इलाहाबाद गया मुझे पढ़ने की आदत लगी। तो मैं अभी हर तरीके का स्टोरी मुझे पसंद है, लेकिन मैं वैसी स्टोरी चाहता हूँ जो आप भी देखें तो आपको लगे कि अरे यार ये क्या, मतलब आपके दिल को छू के जाए। आप हो सकता है उसको बिजनेस में 200 करोड़ 300 करोड़ ना हो, लेकिन आप देख ले तारे जमीन पे, आप देखें 3 इडियट्स, आप देखें लगान, आप देखें ये सब फिल्में, ये आपके दिल को छू के जाती है। आप ये जो सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे, ये तमाम जो फिल्में हैं आपको लगता है कि अरे यार ये हमारी और आपकी कहानी है। तो इस तरह की फिल्में मुझे भी बहुत पसंद है। इसको आप आर्ट फिल्में भी नहीं कह सकते हैं, और ये समाज को एक मैसेज देके जाती है कि मतलब फिल्म देखने के बाद समाज में एक मैसेज जाए कि हाँ, आखिर आप कुछ भी दिखाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे उसमें क्या आप कहना चाहते हैं, समाज के लिए उसमें पॉजिटिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेरी किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, किसी भी फिल्म में मेरा ये एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए। या हीरो भी मरता है तो लास्ट में ये भी रिवील हो कि हीरो अपने गलती के कारण मरा है। जैसे आप देखिए कि आप जितने फिल्म में आप वो दीवार देख लीजिए, 2 रास्ते पे जाते हैं, एक इंस्पेक्टर बन जाता है, एक अमिताभ बच्चन डॉन बन जाते हैं। तो लास्ट में उनका स्थिति क्या होती है, वो मरना पड़ता है। तो एंड ऑफ मतलब कि डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि इस रास्ते पे आप जाएंगे तो एंड कहीं ना कहीं बुरा है आपका। तो एक आप समाज को पॉजिटिव संदेश देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं, आपके साथ खेलते हैं छोटा सा रैपिड फायर। 2 ऑप्शन मैं दूंगा, आपको चूज करना होगा और एक लाइन में बताना होगा क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं रैपिड फायर की। वरुण धवन या आयुष्मान खुराना? वरुण धवन। क्यों? वरुण धवन की मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें रघुराम राजन ने उसको डायरेक्ट किया था। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ उनका। उसमें उनकी एक्टिंग मुझे लगी, नवाजुद्दीन के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ वो फिल्म थी। और उसके बाद उनकी अक्टूबर मैंने देखी, और उनके एक्टिंग में वेरिएशन आप देख सकते हैं कि वो उस तरह की साइलेंट फिल्म भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं। तो अगर उनसे मैं जिस तरह का काम आप करवाना चाहें वो उस तरह का एक्टर, हालांकि आयुष्मान खुराना भी बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन मैं इनके थ्रू जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा। नेक्स्ट है आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण? दीपिका पादुकोण। ओके, रीजन?
रीजन क्योंकि दीपिका मुझे अभी ज्यादा मैच्योर एक्ट्रेस लगती है। हालांकि इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया राजी फिल्म में, उड़ता पंजाब में, लेकिन फिर भी मेरी दीपिका एक थोड़ी सी रही है कि वो चेन्नई एक्सप्रेस में जो उनका एक्सेंट था कि वो किसी भी चीज को वो बहुत चाहे पद्मावत का उनका जो अपना किरदार था, तो वो चीजों को मुझे लगता है कि दोनों बेस्ट है अपनी जगह पे, लेकिन मैं जाऊंगा दीपिका पादुकोण के साथ। चलिए तो फिर टफ ऑप्शन डालते हैं आपके सामने, मनोज बाजपेयी या हमारे जो जो भैया हैं पंकज त्रिपाठी। मनोज वाजपेयी। जी 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 बताएं। एक्चुअली मनोज वाजपेयी का जब मैंने बहुत पहले एक मैंने फिल्म देखी थी सूल, और मुझे उन्होंने इतना रियलिस्टिक एक्टिंग कि वो जब आते हैं स्टेशन पे तो जिस तरह से पिटाई होती है, मतलब एकदम रियल लगता है कि अरे यार ये हमारे और आपके बीच के अभिनेता है, इनमें कोई वो लार्जर देन लाइफ नहीं है कि अचानक वो चीजें। तो हालांकि रियलिस्टिक एक्टर वो भी हैं नो डाउट, लेकिन मैं एज अ इनके साथ, क्योंकि ये मुझे, क्योंकि आप बहुत बार पंकज त्रिपाठी को भी कहते सुन सकते हैं कि मेरे गुरु रहे हैं, मैंने इनसे बहुत चीज सीखा है, तो बट वैसे मैं गुरु के साथ जाऊंगा। जी जी चलिए थोड़ा सिंगिंग पे आ जाते हैं, सोनू निगम या सुखविंदर सिंह। सोनू निगम। जी बताएं। सोनू निगम मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी शुरू से लगती है। जब मुझे याद है, जब पहली मैंने उनकी सॉन्ग सुनी थी, मुझे एक्चुअली पता चला उस समय कि कल हो ना हो का जो टाइटल सॉन्ग है, तो मुझे लगा कि अरे यार, उस समय से मैंने एक्टर को सिंगर को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि अच्छे सिंगर भी होते हैं। मुझे उस समय, उसके पहले लगता था कि अरे यार हीरो ही गाते हैं, तो मुझे लगा कि अरे इतना सुंदर, तो किसी ने बताया कि सोनू निगम ने इसको गाया है, तो फिर उस समय से मैं सोनू निगम को फॉलो करने लगा और उनकी चीजों को सुनने लगा। सोनू निगम मेरे ऑल टाइम फेवरेट करो। बिल्कुल। लास्ट रैपिड फायर, अनुराग कश्यप या प्रकाश झा। अनुराग कश्यप। बताएं। अनुराग कश्यप की फिल्म जो आप देखें बजट में होती है। अनुराग कश्यप का एक बार इंटरव्यू में सुन रहा था, अनुराग सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं फिल्म का 2 करोड़ का बजट रखता हूँ या 3 करोड़ का बजट रखता हूँ। चाहे किसी ने मुझे आगे कहा कि 8 करोड़ की फिल्म है, मैं कहता हूँ 5 करोड़ में बना के दिखाओ। लार्जर, मतलब उनकी फिल्में हमारे और आपके बजट में होती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वहीं प्रकाश झा की फिल्म हजारों लाखों लोग, सेटअप, कैमरा, चीजें, और इनकी मतलब छोटे कैमरे से भी जाके इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्में छोटे 5D Mark II से इन्होंने बना ली और पब्लिक के बीच में जाके शूट कर लिया। तो एक बजट के लिहाज से देखे कि और इनकी फिल्में जो होती हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की फिल्में हैं, 15-20 करोड़ ये आराम से कमा लेती है। तो वो फिल्म की जो मेकिंग स्टाइल है इनकी अद्भुत है कि ये 5 करोड़ में 5 लाख में भी फिल्म बना लेंगे और 5 करोड़ 50 करोड़ में भी फिल्म बना लेंगे। तो ये इनके अंदर ये एक बहुत अच्छा गुण है, क्वालिटी है कि कहानी कहने की जो कला है इनकी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो, उनको पता है कि मैं कितने कम बजट में अपनी फिल्में, अपनी कहानी को दर्शकों के सामने पहुंचा दूं, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये रैपिड फायर? जनता भी बताइए, आप भी बताइए आपको कैसा लगा, ये कठिन सा या सरल सा, कैसा था? नहीं, मुझे अच्छा लगा और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सक्षम जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो रोज रोज मेरी फिल्म में, जैसे मैंने बताया कि मीडिया पार्टनर हैं, और मैं रोज रोज की पूरी टीम को और पूरे जितने इनसे जुड़े हुए हैं लोग, उनको मैं बधाई देता हूं कि ऐसा ये कार्यक्रम कर रहे हैं और नए नए डायरेक्टरों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं और फिल्मों में ये पार्टनरशिप, मीडिया पार्टनर के रूप में जुड़ रहे हैं। तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है और मैं भविष्य के लिए, इनके सुखद भविष्य के लिए और ये अच्छा करे, ज्यादा से ज्यादा बेहतर करे, मैं यही कामना करता हूँ। बाकी शुक्रिया तो आपका बात करके जाने बहुत। जाने से पहले एक सवाल जो शायद जानने वाले बिल्कुल चाहते होंगे कि पूछा जाए, कोई एडवाइस जो युवा राइटर, युवा डायरेक्टर जिसको आप देना चाहें हमारे सुनने वालों को, कि वो क्या करें? देखिए, अब अभी मैं एडवाइस, शायद अभी मुझे लगता है कि उस पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा 5-6 साल का अनुभव, मैं हाँ, जो नए लेखक, निर्देशक और अभिनेता या जो भी बनना चाह रहे हैं,
फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, बस उनसे मैं एक ही जो बात कहूंगा कि वो अपने क्राफ्ट पे काम करके आए। अगर राइटर बनना है तो इतनी किताबें पढ़ के आए, इतनी फिल्में अच्छी-अच्छी देख के आए कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभिनेता बनना चाहते हैं तो अभिनेता की पूरी ट्रेनिंग लेके आए। उन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर उन्होंने अपनी बेस पे अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली एक ना एक दिन उन्हें मौका मिलेगा। अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो बाकायदा डायरेक्टर की जितनी चीजें होती हैं, डायरेक्टर को हर चीज आना चाहिए। तो वो तमाम उन विधाओं को पढ़ के, समझ के, बाकायदा ट्रेनिंग लेके अगर वो आते हैं तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो, क्योंकि मुंबई का जो स्ट्रगल है वो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता है। और जब आप ट्रेनिंग लेके आते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैंने पढ़ के आया, मैंने काम करके आया, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद मुझे मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जो इसी तरह आते हैं कि मुंबई के चकाचौंध को देख के कि मैं भी डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं भी एक्टर बन जाऊंगा, मैं भी पर्दे पे आऊंगा, तो मैं उनको बता दूं कि जितना कठिन काम एक एक्टर का है, डायरेक्टर का है, राइटर का है, आप 18 घंटा पर डे मेहनत करना पड़ता है। आप ये सोच के कतई ना आए कि ग्लैमर है, ये है, वो है, मैं जाऊंगा इतना पैसे कमाऊंगा, लेकिन आप 18 घंटा पर डे आपको देना पड़ता है। और दुनिया के किसी जॉब में नहीं, यहाँ 2-2 दिन तक शूटिंग चलती रहती है। आपको करना है, क्योंकि वो इतने कम टाइम में, एक्टर के पास टाइम नहीं है, तो सबने अपना अपना शेड्यूल किसी को दे रखा है, तो उसी कम शेड्यूल में सारी चीजें निकालनी पड़ती है। तो अगर आपके पास आपने अपने क्राफ्ट पे काम किया है तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफल वही होते हैं कि जो चकाचौंध देख के आते हैं कि नहीं ये क्या लाइमलाइट है, कैमरा है, एक्शन है, ये है, तो वही असफल होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं बाद में जाके। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी आए आपका स्वागत है, लेकिन चकाचौंध को देख के नहीं, अपने क्राफ्ट पे काम करके आए, अपने जो आप सीख के आ रहे हैं उस पर विश्वास करके आए और यहाँ नई नई चीजों को सीखें और लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। सारे जितने भी अवार्ड फंक्शन में जाए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाए, अवार्ड जीत के लाए, क्योंकि भैया हमारा लोगो भी लगा है, हम डिजिटल मीडिया पार्टनर हैं, तो हम कहते हैं इनको ऑल द बेस्ट। आपने इतना सारा समय दिया और हम उम्मीद करेंगे आगे आने वाली अपनी हर एक तमाम फिल्म के हम डिजिटल मीडिया पार्टनर बने, आप यहाँ आए, और हम चाहेंगे एक बार अमिताभ बच्चन को साथ लेकर जरूर आए, तो हमारे लोगों को भी मजा आएगा, देखने वालों को भी मजा आएगा। जाने से पहले आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा, अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें 1000 गुना शक्ति देता है। अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में जो मुझे आपको लगता हो कि मैं नहीं पूछ पाया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर इन तक पहुंचाएंगे और उसके जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। और शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा भाई, अब शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा एक शॉर्ट फिल्म आ रही है या एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है बहुत अच्छी सी, तो उसको भी शेयर करिएगा। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल है उसको भी प्रेस करिए। मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी और शख्सियत के साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है रोज का डोज। लेते रहिए हर रोज एंटरटेनमेंट का डोज। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है, यहाँ आना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ अगर राजनीति गंदी होती है समझा जाता, ना तो कोई चाणक्य होता और ना कोई चंद्रगुप्त होता। कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा जब मैं बोलूंगा। तू न टूटे, न टूटे, न टूटे ये सत्ता का तिलिस्म, लेकिन मेरे भीतर का कायर टूटेगा। टूट मेरे मन टूट, एक बार फिर से टूट, सही से टूट। छात्र संघ जो एक लगातार बेहतर करने की डिमांड है, लगातार ये बात हो रही है छात्र संघ छात्रों का होना चाहिए। विद्यार्थी थोड़ा सा पैम्पर्ड तो है। लेफ्ट यूनिटी धोखा है, धक्का मारो मौका है। जिस तरह से इस देश में संतोषी नाम की बच्ची भाग भाग कहते हुए मर जाती है, वहाँ इन अठलखिया लोगों को करीब करार दे दिया जाता है।